पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया जिसको सुनकर आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। बांदा के एसडीएम अतर्रा के एसडीएम सौरभ शुक्ला ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि मठ मंदिर की जमीनों में हुई फसलों को बेचने के लिए भगवान का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। मामला बड़ा ही पेचीदा है। जो लोग इस मामले को सुन रहे हैं वह भी हैरान हो रहे हैं कि आखिरकार भगवान का आधार कार्ड कैसे बनेगा, फिंगरप्रिंट कैसे मिलेंगे, आई कांटेक्ट कैसे लिया जाएगा। आधार में ये दोनों चीजें अनिवार्य है। ऐसे में भला अब भगवान का आधार बनने भी तो कैसे बने। पूरे मामले में बांदा से हमारे संवाददाता शहजाद अहमद ने एसडीएम अतर्रा सौरभ शुक्ला से फोन पर बात की तो उन्होंने फोन पर बताया कि यह नियम मैंने लागू किया और यह नियम लागू रहेगा। अपना पक्ष रखने के लिए जब कहा तो बात को घुमाते फिराते नजर आए और कहा कि कल समय पर एसडीएम साहब से मिलने के लिए समय दिया है, लेकिन फोन पे जो बात रिकॉर्ड हुई है बात करने के दौरान उसमें एसडीएम साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंसान तो चाहे इंसान हो चाहे भगवान, अगर फसल बेचनी है तो आधार कार्ड जरूरी है, संरक्षण का नहीं बल्कि उसका जिसके नाम जमीन होगी। मामला बांदा जनपद के अतर्रा तहसील के खुरंड गांव से सामने आया जहां मठ मंदिर में रहने वाले साधु संतों को मंदिर की देखरेख करने के एवज में अपना जीवन यापन करने के लिए और मंदिर की देखरेख करने के साथ ही मंदिर की रंगाई पुताई, साफ सफाई, प्रसाद, अन्य तमाम खर्चों को देखते हुए गांव के लोगों ने कुछ जमीनें मंदिर में बैठे भगवानों के नाम कर दी, लेकिन संरक्षक मंदिर के पुजारी को बनाया गया है। अगर कहा जाए तो नाबालिग बच्चे का किसी जमीन या किसी क्षेत्र में अगर कोई चीज नाम है तो वो व्यक्ति संरक्षक का दायित्व निभाते हुए उस जमीन, मकान व खेती का जिम्मेदार होता है और कभी भी किसी भी वक्त उस जमीन के अधिकार का प्रयोग हर जगह कर सकता है। बांदा जनपद में लगभग 50 मंदिर और मठ हैं, जैसे ही श्री राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, राम सीता मंदिर, देवियों के मंदिर, देवताओं के मंदिर जो कि ग्रामीण इलाकों में बने हुए हैं। इन मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले साधु संत पुजारी उस जमीन में खेती बाड़ी करके अपने खाने को अनाज पैदा करते हैं और जो बची हुई फसल होती है उसे मंडी में सही दामों पर बेचकर उसी पैसे को मंदिर का विकास और मंदिर के तमाम कार्यों में करते हैं। अतर्रा तहसील के गिरवा थाना क्षेत्र के खुरंड गांव के रहने वाले एक पुजारी ने जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि मंदिर की जमीन में हुई फसल को बेचने के लिए राम जानकी मंदिर के संरक्षक रामचंद्र महाराज मंडी फसल बेचने के लिए पहुंचे तो फसल लेने से अधिकारियों ने मना कर दिया और बताया कि एसडीएम अतर्रा सौरभ कुमार शुक्ला का आदेश है कि बिना आधार कार्ड के किसी भी व्यक्ति की फसल नहीं खरीदी जाएगी। जिसके बाद रामचंद्र महाराज को यह बात हजम नहीं हुई और मंदिर के पुजारी एसडीएम साहब के ऑफिस पहुंच गए और एसडीएम साहब से पूरे मामले में बातचीत की, लेकिन एसडीएम साहब फिर वही बात दोहराते हुए कहने लगे कि भगवान हो चाहे इंसान, अगर फसल बेचनी है तो आधार कार्ड लाना जरूरी होगा। राम जानकी मंदिर के पुजारी महंत राम कुमार दास ने कहा है कि अगर भगवान का आधार कार्ड नहीं बना तो मंदिर के खेतों में हुई फसल को हम लोग नहीं बेच पाएंगे। ऐसे में मठ मंदिर कैसे चल पाएंगे। मठ मंदिरों को चलाने के लिए और अपना खुद का पेट भरने के लिए जो फसल पैदा करते हैं उसके बाद भी मंदिरों में तमाम खर्च ऐसे होते हैं जिनको करना मजबूरी होती है। लेकिन एसडीएम साहब के जवाब से खुद परेशान है कि आखिरकार बांदा जनपद के तमाम मठ मंदिरों में रहने वाले पुजारी जो भगवान की पूजा करते हैं अब वह अपनी फसलें बचाने कैसे बचाएंगे, क्योंकि भगवान का तो आधार बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन अधिकारी मांग कर रहे हैं कि भगवान का भी आधार लेकर आओ। वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम अतर्रा सौरभ मिश्रा ने फोन पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा है कि फसल किसी की भी हो अगर बेचना है तो आधार कार्ड लगेगा। आप 11वें व्यक्ति हैं जिसको मैं ये बात समझा रहा हूं। आज समय नहीं, 2 दिन बाद आप चाहे तो ऑफिस आकर बात कर सकते हैं, ऐसा कहना है अतर्रा एसडीएम का। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। क्या देखते हैं इसको? श्रीमान जी, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। 2020-21 की हमने जो फसल बेची है उसमें भी ऑनलाइन हमारा सत्यापित तो होता रहा और अभी धान की फसल इसके जस्ट पीछे बेची है वो उसका भी सत्यापन किया एसडीएम महोदय ने। लेकिन अभी गेहूं के लिए जब मैंने ऑनलाइन किया तो सत्यापन नष्ट कर दिया गया।
चूंकि एसडीएम साहब से मैंने फ़ोन पे बात किया तो कहे वो आधार तो आपका लगा होगा उसमें। हमने कि जी मैं संरक्षक हूँ तो आधार तो हमारा ही लगेगा। नहीं बोले उसमें ठाकुर जी का आधार होना चाहिए। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ठाकुर जी का आधार आज तक कहीं भी नहीं बनाया गया। मैं ठाकुर जी का आधार कहाँ से दूँ? क्योंकि संरक्षक को वो अधिकार है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं वो सब नाबालिग हैं और नाबालिग का कार्य सारा संरक्षक ही करता है। तो ये हमें एसडीएम साहब की बात समझ में नहीं आई। भगवान का आधार मांग रहे हैं। हाँ कि वो आप आधार उनका होना चाहिए। आधार आज उनका है तो कल पासबुक भी उनकी होना चाहिए। वो पासबुक उनकी है तो फिर निकालने वाला जमा करने वाला भी वही होना चाहिए। तो भगवान तो नहीं जा सकते, अचल मूर्तियाँ हैं। और चूंकि कोई धातुओं से बनाए गए हैं, कोई पाषाण निर्मित हैं, तो फिंगरप्रिंट कहाँ से लेंगे महोदय? हमारी समझ में बात नहीं आती। कैसा उन्होंने हमसे ये प्रश्न कर दिया। महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप वहाँ पर पहुँचे थे जी, धान की गेहूं की फसल कुछ भी बेचने, फसल बेचने मंडी पहुँचे थे आप। जी जी। क्या कहा था आपसे अधिकारियों ने, क्या कुछ जानकारी दी? नहीं तो यहाँ मंडी में तो ये होता है कि आप पहले कागज दिखाइए, उसमें एक मात्रा वो निश्चित करते हैं एसडीएम महोदय कि इतने एकड़ में इतने हेक्टेयर में इतना आपका ये फसल खरीदी जाएगी। उसी के आधार पे ये लोग खरीद फरोख्त करते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं एसओमाई वगैरह। तो अब जब कागज नहीं है, कागज ऑनलाइन किया, सत्यापित जब तक नहीं होगा तो सत्यापन के लिए देखा और कंप्यूटर में निकलवाया तो उसमें सारे के सारे रकबा निरस्त थे। तो पहले तो लेखपाल से बात किया तो कहे वो देवी देवताओं का मस्जिद मंदिर का तो सत्यापन होना ही नहीं है। तो हमने कहा चलो इनको कुछ पता ना होगा। तो मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया, एसडीएम साहब से बात किया था तो कहे मैं जानकारी करके बताता हूँ। अब लेखपाल कह रहा है कि शासनादेश है और एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि हम जानकारी करके बताते हैं। तो ये कैसा शासनादेश है कि बड़े अधिकारी को पता नहीं है, कर्मचारी को सब कुछ पता है? कहे आधा घंटे बाद बात करिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, साहब को जानकारी नहीं होगी, व्यस्त रहे होंगे, कहीं नहीं पढ़ पाए होंगे शासनादेश। आधा घंटे बाद जब फ़ोन किया तो कहे आप उसको आपका नहीं बिकेगा क्योंकि आधार तो आपका लगा होगा। हमने जी सर आधार तो मेरा ही लगा हुआ है। तो कहे वो भगवान का आधार चाहिए। तो हमारा तो दिमाग घूम गया कि भगवान का आधार हम कहाँ से पाएं? आज तक किसी भी देवी देवता का कोई आधार बना ही नहीं है। न सरकार ने ऐसा कोई आदेश किया कि देवी देवताओं के आधार बने। और मान लीजिए जैसे एसडीएम साहब कहते हैं कि सत्यापन हो भी गया और वो ऑनलाइन हो भी गया तो मैं सत्यापन नहीं करूंगा। क्यों, क्या वजह है? अब वो शासनादेश है कि जिस व्यक्ति के नाम जमीन हो उसी का आधार चाहिए। तो भगवान व्यक्ति तो है नहीं हमारी समझ से। भगवान तो भगवान है, फिर व्यक्ति की उंगलियों में फिंगरप्रिंट्स हैं, आंखों में पुतली है, लेकिन भगवान के फिंगरप्रिंट्स कंप्यूटर वाला कैसे लेगा? अगर ये सारी सुविधाएं होती तो शासनादेश पहले होता तो सारे लोग भगवान का भी आधार बनवाते। अब दूसरी बात, भगवान का आधार बन भी गया तो अब उनकी हमें पासबुक चाहिए, उनका खाता नंबर चाहिए। वह भी हो गया मान लीजिए, तो अब ठाकुर जी ही निकालने जाएंगे। बैंक मैनेजर कहेगा कि जिसका खाता है वही आए, उसकी फोटो देखना चाहते, उसकी शक्ल देखना चाहते। तो भगवान को पुजारी लोग कहाँ तक लिए फिरेंगे? और अगर ऐसी कोई व्यवस्था सरकार बनाती है तो मैं सरकार के इस क्या कहा जाए उसे, इस नियम का, इस निर्णय का सम्मानपूर्वक पालन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज हमारी समस्या ये है कि जो आज हमसे प्रश्न किया गया, अभी तक हम 15 वर्ष से, जब से सरकार ने लेवी लेना शुरू किया है तब से आज तक कोई समस्या नहीं आई। अभी समस्या आई तो मैंने अपने इष्ट मित्रों को बताया, उन्हीं में कोई पत्रकार होगा तो उसने उस खबर को निकलवा दिया। उस खबर को आपने पढ़ा, आप आए हमारे पास। अब जो पूछ रहे हैं, जो असलियत है वो तो मैं कहूंगा ही। और आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय महंत जी महाराज, योगी जी महाराज से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि भाई पुजारियों के ऊपर कुछ कृपा की जाए, जो आपके ठाकुर जी की, मैं तो आपके ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं,
आपके नीचे का सेवक हूं, आप भी भगवान की सेवा करते हैं, क्या है वो तो सब जानते ही होंगे। महाराज व्यक्तिगत आपसे जानना चाहेंगे, जी, उत्तर प्रदेश में लगभग जितने मंदिर है सभी मंदिरों की पुजारी पूजा करते हैं, उनको कुछ जमीन भी दी जाती है, इससे अपना वो हाँ ये तो राजा लोग मंदिर लगवा गए, मंदिर की जमींदार लोग लगवा मंदिर गए। की देख रेख भी करते हैं, मंदिर का अपना जीर्णोद्धार कुछ भी है, जी जी जी। उसी जमीन चलता है। अगर ये बेच नहीं पाएंगे आप लोग तो फिर कितने तो मंदिर के खर्चे तो हैं साहब, मंदिर के सारे खर्चे हैं जैसे हमारे घर परिवार में होते हैं भाई। भगवान के समय समैया है, राग भोग है, मंदिरों का जीर्णोद्धार है, कहीं पुताई करवाना है, कहीं त्योहार मनाना है, सारी चीजें मंदिरों में होती हैं। भगवान के वस्त्राभूषण है, भोग प्रसाद है, तो खर्चे तो चाहिए। तो जितने भी मठ मंदिर हैं वो बिना खर्चे के चलते नहीं है। अब खर्चे के लिए जो जमीन है, जो आय है, जो वृत्ति भगवान की कृपा से लगी हुई है स्थानों में, उसी से साधु करता है या फिर भिक्षावृत्ति से करे। चेले बनाए, उनके यहां जाए, ठग के बढ़िया एसी में आराम से आराम करे। तो कुछ साधु ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ हम जैसे भी गरीब हैं जो बेचारे अपना उतने परिश्रम करके जो मिला उसी में निर्वाह करते हैं, नमक रोटी में। कितनी घोला परवाही मानते इस तरह से अधिकारी कर रहे हैं, तो क्या मंदिरों में जैसे आप लोग रहे हैं तो कितनी परेशानी होगी अगर ये। अब परेशानी इसका अंदाजा तो आप स्वयं लगा लीजिएगा। यदि आपकी पॉकेट में मालिक लोग खर्च न दें और कहें आप ये सारी व्यवस्था देखिए घर की, तो आप कैसे देखेंगे। तो हमें लगता है कि जो परेशानी आपको होगी वही परेशानी हम लोगों को भी होना है। और पुजारी तो केवल उन्हीं के ऊपर निर्भर है। भगवान जी ने जो कर दिया उनकी सेवा में लगे हैं, किसी की गड़ाही भी नहीं खोद सकते कि भाई गड़ाही खोद के काम करें। पूजा पाठ भगवान की सेवा, भगवान की पूजा पाठ में ही, राग भोग में ही समय व्यतीत हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत बचा तो भजन कर लिया, नहीं बचा तो वही भजन है जो भगवान की सेवा हो रही है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पार खत मलना, स्नान ध्यान करना, ठाकुर जी के स्नान करवाना, बाद बाकी जो प्रतिक्रियाएं हैं पूजा पाठ की वो सब चलती रहती हैं दिन भर। कहाँ बेचने गए थे महाराज जी आप जी जो फसल थी? हमारे यहाँ किसने आपको ऐसी बात कही कि भगवान का आधार कार्ड लेके? ये तो एसडीएम साहब की बात है। कौन एसडीएम, कहाँ के हैं? ये अतर्रा एसडीएम है, बांदा जनपद में अतर्रा तहसील है, वहाँ के एसडीएम साहब है सौरभ शुक्ला साहब। और बेतुका भी इसको कहा जा सकता है कि बेतुका जवाब है। अब ये तो सरकार में नहीं कह सकता क्योंकि हमारी इतनी हस्ती नहीं है कि मैं किसी महापुरुष के लिए अब शब्दों का प्रयोग करूं। और जहां तक नंबर की बात है, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में एक बार फिर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पैसे के लेन देन को लेकर दो व्यक्तियों में विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक आ गई नौबत। और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तो वहीं जिला अस्पताल से युवक के उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के भाई ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बांदा जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र का है, जहां आज कस्बे के रहने वाले मनोहर और शत्रुघ्न के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो रहा था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और मनोहर ने अपने साथी शत्रुघ्न पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे शत्रुघ्न गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं तड़पने लगा। स्थानीय लोगों ने जब उसे तड़पता हुआ देखा तो तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार किया और जिला अस्पताल बांदा के लिए रेफर कर दिया, लेकिन जिला अस्पताल में ही उपचार के दौरान शत्रुघ्न ने दम तोड़ दिया। तभी मृतक के भाई ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले मनोहर को तत्काल गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद एक पक्ष के व्यक्ति ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसको प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के बाद परिजनों की तहरीर मिलते ही मामला दर्ज कर लिया गया और हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की पुलिस जांच में जुट गई है। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। भैया क्या नाम है आपका? राहुल सिंह नाम है मेरा। राहुल सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप लोग? हम बबेरू में रहते हैं, उगासी रोड सुंदर कुआं मनोरथ थोक में हमारा निवास मकान है। क्या है ये पूरा मामला? कैसे हम लोग घर पे सभी लोग खाना वाना खा रहे थे,
परिवार का एक ही लड़का आया, वो गाली गलौज शराब के नशे में था, बल्कि इतने नशे में नहीं था, नॉर्मली था। आया उल्टे सीधे गाली गलौज करने लगा। घर के लोग आए कि अभद्र गाली दे रहे हो, ये है वो है, उल्टा सीधा बोल रहा था। हम लोगों ने उसे किसी तरह से समझा बुझा के भिजवा दिया, जाए यार कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। वो चला गया। उसके बाद कहता है थोड़ी देर में तुरंत फिर लौट गया था। जस्ट बोलता है नहीं मैं अभी बता रहा हूँ, ये है वो है, दुनिया भर की बातें बोल के चला गया। फिर थोड़ी देर बाद जस्ट हमें पता चला कि ऐसा ये सारा कुछ हो गया। क्या कुछ उसने कर दिया है अपने आप? हम कुल्हाड़ी मारी है सिर पे, 3-4 जगह चोट है यहाँ पे भारी भारी तरीके से। और वहीं पे पड़े थे, हमें अज्ञात लोगों द्वारा सूचना मिली तो हम जाके मौके पर देखे तो लहू लुहान पड़े थे वहीं पे। हम पहुंचे, वहाँ से आनंद फान CSC वगैरह ले गए। CSC वगैरह डायरेक्ट जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रास्ते में इनकी डेथ हो गई। तो कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी उन्होंने? और क्या, कुल्हाड़ी मार के हत्या ही तो है और क्या, दिन दहाड़े मेन रोड पे। अच्छा, पूरे मामले की पुलिस को जानकारी दी होगी, क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है इस पूरे? वहाँ पे बोल दिया गया है, वहाँ से डॉक्टरों से ये बोला गया है कि जो भी लिखना है सारा कुछ हमें लिखना है। और यहाँ तुम आप लोग जिला अस्पताल जाओ, टाइम मत वेस्ट करो। हम लोग जिला अस्पताल लेके आ रहे थे, रास्ते में उनकी डेथ हो गई। अच्छा, क्या मुजरिम पकड़ा गया? नहीं, वो फरार है। फरार है? हाँ। तो कहाँ से हत्या हुई है? कुल्हाड़ी से। था क्या था पूरा मामला ये? यहाँ पर एक व्यक्ति को लाया गया है, उसी मृत अवस्था में था। उसका नाम शत्रुघ्न है, 40 साल की उसकी उम्र है, थाना बदरू का रहने वाला है। उसकी घर वालों ने बताया कि उसके साथ मारपीट की गई है। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, उसका पोस्टमार्टम। बांदा में पंजाब की रोपड़ जेल से माफिया मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने के बाद बांदा जेल की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत रविवार को उस समय सामने आ गई जब एक विचाराधीन बंदी फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में निगरानी और हाई सिक्योरिटी के बावजूद बंदी के भाग जाने की सूचना के बाद जेल अफसरों में खलबली मच गई। उप महानिरीक्षक कारागार प्रयागराज से तत्काल सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, साथ ही बंदी की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें बना दी गई। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को कुछ दिन पहले ही पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर जेल में हाई सिक्योरिटी सिस्टम होने का दावा किया जा रहा था। 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी और अलार्म सिस्टम समेत हथियारबंद बंदी रक्षकों की तैनात की गई थी। इसके बावजूद रविवार की शाम जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदी बांदा के थाना गिरवा ग्राम के बरसड़ा बुजुर्ग निवासी 22 वर्षीय विजय आरख फरार हो गया। उसके भाग जाने की खबर से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत भी सामने आ गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बांदा को सूचित करने के बाद प्रकरण में कोतवाली में FIR दर्ज करा दी गई है। आखिरकार बंदी को रविवार शाम 7:15 बजे के करीब जेल में देखे जाने की पुष्टि हुई थी। कारागार और पुलिस की सर्च टीमें बंदी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। घटना के बाद प्रयागराज मंडल के ADG जेल संजीव त्रिपाठी ने तत्काल जेल पहुंचकर घटना की जानकारी के बाद जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी सिटी राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बरसड़ा बुजुर्ग निवासी विजय अरख को गिरवा थाना पुलिस ने CGM कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया था। 6 फरवरी 2021 को जेल में दाखिल कराया गया था। वह रोजाना की तरह जेल से बाहर कृषि फार्म में काम करने के लिए अन्य बंदियों के साथ बंदी रक्षकों की निगरानी में रविवार दोपहर गया था। सभी बंदियों के साथ वह शाम को लौटा, लेकिन रात करीब 8:30 बजे जेल लॉकिंग के समय वह नहीं मिला। अलार्म कराकर जेल के अंदर उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिल सका। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। सर क्या हुआ था? अभी जेल के अंदर सारा प्रशासन आया हुआ था, क्या हुआ? अभी जेल में एक कैदी है विजय आरख, पुत्र राम किशोर आरख, निवासी बरसड़ा बुजुर्ग थाना गिरवा। ये 6 फरवरी को अपराध संख्या 21/21 धारा 457, 380, 411 IPC में जेल में दाखिल हुआ था। ये 7:30 बजे के बाद ये गणना के समय ये मिसिंग पाया गया है। इसमें अन्य कैदियों से और जेल के कर्मचारियों से पूछताछ से ये पता चला है कि वो खाना वाना खाया है। जेल के बैरक नंबर 4B से वो पानी लेने के लिए बाहर निकला है, उसके बाद से वो वापस नहीं लौटा है। कयास जेल के अधिकारी ये लगा रहे हैं कि वो चूँकि चोर है तो वो कहीं अपने को छिपा लिया, इसकी संभावना ज़्यादा बता रहे हैं। अच्छा, उनके इस संदर्भ में उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसको जांच करके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सर अचानक अलार्म बजा है जिसके बाद तमाम लोग सख्ती में आ गए, यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी पुलिस के नहीं, लगे थे। ये जेल का सर्च का नियम है। जब उनको सर्च करनी होती है तो अलार्म बजता है ताकि जहाँ भी जो भी कर्मचारी अधिकारी जिस दशा में हो वो तत्काल जेल पर रिपोर्ट करे। इसलिए ये उनका सिस्टम है अलार्म बजाने का। जैसे बैंक में अलार्म बजता है, अन्य जगहों पे अलार्म बजता है, वैसे ही जेल का एक सिस्टम का पार्ट है अलार्म बजना। सर लगभग कितनी देर गहन तलाशी की गई जेल के अंदर? करीब 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। 9 बजे से